हेलो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। और यदि हम बात करें एएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री की तो ये इसके ऊपर हमारा 13th वीडियो है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर। तो देखिए, ये यायावर साम्राज्य के ऊपर हमारा सेकंड वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने यायावर साम्राज्य के सामान्य परिचय और ऐतिहासिक स्रोत के संबंध में चर्चा की थी। सामान्य परिचय में हमने देखा कि यायावर शब्द का क्या अर्थ होता है, साथ ही साम्राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश होते हैं, वहां के जो लोग हैं जिन्हें हम मंगोल कहते हैं, उनको नेतृत्व करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके अतिरिक्त हमने इसके ऐतिहासिक स्रोतों के ऊपर चर्चा की, जिनके अंतर्गत हमने देखा ऐतिहासिक स्रोत है वो मुख्यतः तीन प्रकार के थे। एक आ गए इतिवृत्ति। इतिवृत्ति से तात्पर्य होता है जिनमें इतिहास का जो व्याख्यान है वह किस्से कहानियों के माध्यम से किया जाता है। दूसरे थे वो यात्रा वृतांत हो गए। और तीसरे थे नगरीय जो साहित्यकार हैं उनके दस्तावेज हो गए। नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज हो गए। तो तीन प्रकार के जो ऐतिहासिक स्रोत है जिनकी सहायता से हमें मंगोल साम्राज्य एवं जो ये यायावर लोग हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हमने ये भी देखा कि जितने भी ये ऐतिहासिक स्रोत है, इनमें से किसी का भी जो रचना है वो मंगोल लोगों के द्वारा नहीं की गई है। ये जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी विदेशी लोगों के द्वारा की गई हैं, जो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, या कुछ लोगों ने सहानुभूति के आधार पर इतिहास लेखन का कार्य किया। और यही वजह है कि मंगोलों के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगोल साम्राज्य के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मंगोल साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के द्वारा की गई। चंगेज खां से पहले की बात करें, इन यायावर लोगों की बात करें, तो इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो अलग थी। और चंगेज खां के बाद में इनकी जो राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें काफी बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये चंगेज खां के साम्राज्य से पहले जो मंगोल लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। चंगेज खां के बाद में, अर्थात चंगेज खां की साम्राज्य स्थापना के बाद में इनकी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव आए, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगोल लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि मंगोल लोग कौन होते थे, वे कहाँ रहते थे, इनका सामाजिक और राजनीतिक आधार क्या था, साथ ही इनका चीन के साथ में किस प्रकार के संबंध थे। क्योंकि हम देखेंगे कि जो मंगोल राज्य है ये चीन के उत्तर में स्थित है और इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से लगती हैं। यही वजह है कि चीन के साथ में इनके संबंधों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मंगोल लोग कौन होते हैं। देखिए, मंगोल है ये विविध जन समुदायों का एक निकाय होता था। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बहुत सारे कबीलों एवं पारिवारिक संगठनों में बटे हुए होते थे, जिनमें से जैसे पूर्व में आ जाते हैं तातार, कितान और मंचू, पश्चिम में आ जाते हैं तुर्की कबीले। तो बहुत सारे कबीलों में बटे हुए रहते थे। और इन सबको जो एक करने का कार्य करती थी वो करती थी इनकी भाषा। इन सभी की जो भाषा थी वो समान होती थी। और इसी भाषा की वजह से ये जितने भी कबीले थे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये भाषा इनको एक करती थी। अब हम बात करें कि मंगोल लोग करते क्या थे, तो देखिए, कुछ मंगोल लोग थे पशुपालन करते थे और कुछ इनमें से शिकारी संग्राहक हुआ करते थे। देखिए, शिकारी से तात्पर्य हो गया कि ये लोग जानवरों को हंट करते थे, अर्थात इनको किल करते थे और उन्हीं को ये खाते थे। संग्राहक से तात्पर्य हो जाता है कि प्रकृति से मिलने वाले कोई भी ईटेबल जो आइटम्स होते हैं उनको ये कलेक्ट करते थे, जैसे जड़ हो गई, फल हो गए, फूल हो गए। तो उन सब जो ईटेबल आइटम्स थे या जो खाद्य योग्य जो आइटम थे उन सबको ये कलेक्ट किया करते थे। इसलिए इन्हें संग्राहक कहा जाता था। यदि हम बात करें पशुपालकों की तो ये मुख्यतः घोड़े, भेड़, इसके अतिरिक्त बकरी और ऊंट का पालन किया करते थे। अब हम चर्चा करते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो ये जो मानचित्र है ये आधुनिक मंगोलिया का जो मानचित्र है। और यहीं पर ये लोग हैं, इनका विकास हुआ था। यहीं पर ये लोग हैं ये यायावरीकरण करते थे। यायावरीकरण का तात्पर्य हो गया कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और ये स्थान है मुख्यतः मध्य एशिया के अंतर्गत आ जाता है। मध्य एशिया की जो चारण भूमि है जिसे हम स्टेपीज कहते हैं, स्टेपी जो घास के मैदान है जो पशुओं के चारण के लिए अच्छी मानी जाती है, वो स्थान आ जाता है जो कि जो आधुनिक मंगोलिया राज्य है
इसी का भूभाग है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, भ्रमण करते थे, अर्थात यायावरीकरण करते थे, वो कहाँ से कहाँ तक करते थे। यहाँ पर हम बात करें पश्चिमी दिशा की, तो देखिए पश्चिमी दिशा में आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो अल्ताई पहाड़ है, और इस अल्ताई पहाड़ की जो बर्फीली चोटियां हैं, यहाँ तक ये जो मंगोल लोग हैं ये भ्रमण करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लोग यायावीकरण करते थे। इसके अतिरिक्त इन अल्ताई की पहाड़ियों से ही निकलती थी ओनान और सैलोंग नदी। ये पड़ती थी इसके उत्तर पश्चिम में, और इनके दक्षिण में पड़ता है शुष्क जो गोबी मरुस्थल है वो पड़ता है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि शुष्क गोबी मरुस्थल है, ये इनके दक्षिण में पड़ता है। तो इस स्थान के मध्य में ये लोग भ्रमण किया करते थे पशुपालन के लिए और शिकार के लिए। देखिए पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान मिल जाते थे इनको, जिससे आसानी से पशुचारण हो जाता था, और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार भी मिल जाते थे। लेकिन ये शिकार मिलते थे अनुकूल ऋतुओं में मिलते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तो इनके लिए शिकार की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता था। तो छोटे मोटे शिकार प्रचुर मात्रा में मिल जाते थे, लेकिन कब मिलते थे, जब मौसम अनुकूल हो। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो शिकारी संग्राहक लोग थे ये रहते कहाँ थे। तो देखिए शिकारी संग्राहक जो लोग थे, ये जो पशुपालक रहते थे, उसके उत्तर में पड़ता है साइबेरियन वन। साइबेरियन वन है पशुपालक लोग जहाँ पे रहते थे, और इन्हीं वनों में रहा करते थे ये शिकारी संग्राहक लोग। और इनकी जो आर्थिक स्थिति है ये पशुपालकों की तुलना में कमजोर होती। यहाँ पर हम देखेंगे कि पशुपालकों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी बेहतर होती थी, किसकी तुलना में, इन शिकारी संग्राहक लोगों की तुलना में। देखिए पिछले वीडियो में जब हमने चाइना और यायावर लोगों की चर्चा की थी तो हमने देखा था तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित थी, जबकि हम बात करें यायावर लोगों की बात करें तो यायावर जो लोग हैं इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ये मुख्यतः पशुपालन और शिकार पर आधारित थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिकारी लोग हैं ये आर्थिक रूप से सबसे कमजोर होते थे, इनसे बढ़िया स्थिति पशुपालकों की होती थी, और जो सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति में होते थे वो होते थे किसान होते थे। जो लोग कृषि करते थे वो लोग आर्थिक स्थिति में सबसे अच्छे होते थे। कृषि करने वाला जो समाज है ये स्थायी होता था, जबकि पशुपालन और शिकार करने वाला जो समाज है ये अस्थायी होता था। और इन शिकारी लोगों का जो जीविका उपार्जन का जो प्रमुख साधन होता था वह होता था ग्रिम्स काल में जो पकड़े गए जो जानवर की जो खाल है उन्हीं का जो ये व्यापार करते थे, और उन्हीं की सहायता से ये अपना जीविका उपार्जन करते थे। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ की जलवायु की। मंगोल लोग जिस जलवायु में रहते थे तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता था। सर्दियां होती थी ये बहुत ज्यादा ठंडी होती थी, कठोर होती थी और काफी लंबी होती थी, जबकि गर्मियों की बात करें तो ये अल्पकालीन हुआ करती थी और शुष्क हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगोल लोग हैं ये एक ऐसी जलवायु में रहते थे जहाँ के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता था। सर्दियां थी वो काफी कठोर और लंबी हुआ करती थी, गर्मियां पड़ती थी वो अल्प समय के लिए हुआ करती थी लेकिन वो भी काफी तेज हुआ करती थी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मंगोल लोगों को जो ये प्रकृति है वो इतना मजबूत बनाती है कि जब चंगेज खां के द्वारा एक भयंकर सैनिक तंत्र का निर्माण किया जाता है तो ये जो सेना होती है ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी जलवायु में युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और यही वजह थी कि इसने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको आसानी से हरा दिया, क्योंकि प्रकृति ने ही इनको इतना मजबूत बनाया था। ये हर प्रकार के मौसम में रहने के लिए योग्य हो गए थे, आदि हो गए थे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि यहाँ की जो सर्दियां हैं ये काफी लंबी हुआ करती थी। इसी की वजह से सर्दी के समय में खेती करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो चारण क्षेत्र है अर्थात जो स्टीपी घास के मैदान है, तो साल की बहुत कम समय ऐसा होता था जिसमें कृषि करना संभव होता था। 12 महीने की हम बात करें तो 12 महीने में बहुत कम समय ऐसे होता था, जैसे बड़ी मुश्किल से 2 या 3 महीने ऐसे होते थे जिसमें कृषि करना संभव था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कृषि करना उचित नहीं समझा, और ये लोग थे मुख्यतः पशुपालन और शिकार ही करते थे। जो पश्चिम में जो तुर्क होते हैं उन्होंने फिर भी कृषि कार्य अपना लिया था, इसके विपरीत इन्होंने कभी भी कृषि कार्य को नहीं अपना। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करें कि न तो पशुपालक और न ही शिकारी संग्रह, इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि ये बहुत बड़ी आबादी वाले क्षेत्र का भरण पोषण कर सके। यानी इनकी आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर थी, आधारभूत ढांचा है वो काफी कमजोर था। इसी वजह से यह कोई बड़ी आबादी वाले क्षेत्र का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर कोई नगरों का उदय नहीं हुआ, कोई नगर उभर कर नहीं आए। इस पूरे स्टेपी प्रदेश में आप देखेंगे कि कोई भी नगर का यहाँ पर उदय नहीं होता है, और उसकी वजह थी इनकी आर्थिक स्थिति।
क्योंकि इनका जो आधारभूत ढांचा है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, हमने जब रोमन साम्राज्य पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो नगरों का जो विकास है वो तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है मंदिर नगर हो गए, यानी मंदिर के आसपास। दूसरा होता था व्यापार। और तीसरे होते थे शाही नगर, जिनका राजाओं के द्वारा निर्माण किया जाता था। तो इन लोगों के द्वारा ना तो व्यापार किया जाता था, व्यापार ये लोग करते थे चाइना के साथ में करते थे, लेकिन केवल अपने जीवन की जरूरी चीजें खरीदने के लिए करते थे। इनका उद्देश्य बहुत ज्यादा लाभ कमाना नहीं होता था। और ये व्यापार का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब आप कृषि करते हो तो कृषि में जब सरप्लस उत्पादन होता है तो उसी की सहायता से व्यापार होता है, और उसी की सहायता से जो फैक्ट्रियों के लिए जो कच्चा माल है वो उपलब्ध हो पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई नगरों का उदय नहीं हुआ। अब हम चर्चा करते हैं कि ये लोग निवास किस प्रकार से करते थे। तो देखिए, मंगोल लोग थे मुख्यतः तंबुओं में रहते थे, टेंटों में रहते थे। इसके अतिरिक्त ये जरों में रहते थे, जिन्हें गर्ज कहते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे, यह चित्र है, ये किसी गर्ज का है जहां पर मंगोल लोग रहते थे। और इसको बनाने के लिए ये क्या करते थे कि लकड़ी वगैरह का उपयोग करते थे, और उस लकड़ी के ऊपर फिर ये घास फूस या तिरपाल वगैरह लगा देते थे, और उसी की सहायता से इन गर्ज का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये गर्ज भी अस्थायी होते, इनको बनाने का उद्देश्य यही होता था, क्योंकि ये लोग भ्रमणशील होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे अपने भोजन की तलाश में। तो इन्होंने कभी भी कोई स्थायी मकान का निर्माण नहीं किया। और यही कारण है कि ये लोग तंबुओं और जरों में रहते थे, क्योंकि मौसम के अनुसार इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था। जैसे हम बात करें कि यदि बहुत ज्यादा सर्दियां हो रही है, शीतकाल का मौसम है, तो ये चारण भूमि की तलाश में जो गर्मी वाले क्षेत्र होते थे वहां पे चले जाते थे। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो ये थोड़े ठंडी वाले क्षेत्र में चले जाते थे। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। और यही वजह थी कि इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई स्थायी भवन का निर्माण नहीं किया। इस प्रकार से हमने देखा कि इन लोगों के पास में आर्थिक संसाधनों की हमेशा कमी रहती थी, और इसी वजह से ये लोग पितृ पक्षी वंशों में बटे हुए रहते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि पितृ पक्षी वंश क्या होते हैं। जैसे कोई अमुक व्यक्ति है मंगोल का, उसका नाम हो गया ए, और यहाँ पे बहुविवाह प्रचलन में था। तो उसने 4 शादियां की, B1, B2, B3 और B4। ये इसकी 4 बीवियां हो गई। अब इसकी 4 बीवियों से किसी के 5 संतान हुई, किसी के 4 संतान हुई, किसी से 2 हुई, किसी से 8 संतान हुई। तो ये जो संतान है, ये संतान अपने पिता के वंश की वजह से जानी जाएगी। तो ये इनका एक परिवार हो गया, जो एक पितृ पक्षी वंश में विभाजित हो जाते थे। और ये जो इनके बेटे होते थे, ये भी फिर यही काम करते थे, वो भी 3 या 4 विवाह करते थे, और उनके भी जो संतान होती थी वो अपने पिता की वजह से जानी जाती थी। यही कारण थे कि ये लोग पारिवारिक संगठनों में बटे रहते थे, पारिवारिक संगठनों में बटे रहते थे। और ये पारिवारिक संगठन है अपने पितृ पक्षी वंशों की वजह से जाने जाते थे। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि जो परिवार जितना बड़ा होगा वो उतना ही धनी होगा। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि धनी परिवार है वो काफी विशाल होते थे, और उनके पास में औरों की तुलना में ज्यादा पशु और चारण भूमि हुआ करती, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आप पशु रख पाओगे, और उतने ज्यादा आप धनी हो पाओगे। और यही वजह थी कि जो बड़े परिवार होते थे इनके अनुयायी होते थे, और इनकी जो स्थानीय राजनीति होती थी उनमें बहुत ज्यादा दबदबा होता था। देखिए, हमने देखा कि मंगोल साम्राज्य है, यहाँ पर शीत ऋतु काफी लंबी हुआ करती थी। तो शीत ऋतु में ना तो शिकार मिलना संभव होता था, और जो चारण भूमि होती थी उसमें जो घास होती थी वो भी नष्ट हो जाती थी। तो देखिए, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु हो गई, तो इस दौरान इनके द्वारा जो एकत्रित की गई जो शिकार सामग्री है और जो अन्य भंडार है, ये सारी सामग्री धीरे धीरे क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। इसके अतिरिक्त जब वर्षा नहीं आती थी तो घास के मैदान होते थे तो वो भी सूख जाते थे, और इन्हें चरागाह भूमि की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। तो इस दौरान क्या होता था, इन मंगोल लोगों के बीच में आपस में संघर्ष हो जाता है, और ये संघर्ष होता था पशुधन को प्राप्त करना, एक दूसरे के शिकार को प्राप्त करना, और इसके लिए अक्सर ये लूटपाट भी करते थे। और यही वजह थी कि ये लोग अपनी रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए इन्होंने अन्य जो बड़े बड़े परिवार थे उनके साथ में इन्होंने संबंध बनाए, और इसी से निर्माण हुआ परिसंघ का। तो देखिए, परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए अपने से जो अधिक शक्तिशाली और जो संपन्न कुल होते थे उनसे मित्रता कर लेते थे, और उन्हें ही कहा जाता था, परिसंघ कहा जाता था। तो यही वजह थी कि मंगोलों में परिसंघों का निर्माण हुआ,
कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो ये परिसंघ बहुत ही छोटे और अल्पकालीन हुआ करते थे, यानी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलते थे, ये बदलते रहते थे और बहुत ही छोटे हुआ करते थे। लेकिन हम यहाँ पे बात करें चंगेज खां द्वारा बनाए गए परिसंघ की बात करें, मंगोल साम्राज्य में अन्य बनाए गए जो परिसंघ थे उनमें अपवाद था, क्योंकि चंगेज खां द्वारा बनाया गया जो परिसंघ है ये काफी विशाल था और स्थायी रहा। देखिए, मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खां के द्वारा एक परिसंघ बनाया गया और यह परिसंघ है ये 5वीं शताब्दी में जो अटीला थे, यहाँ पर अटीला है ये एक हुण शासक है, इनके द्वारा भी 5वीं शताब्दी में एक परिसंघ बनाया गया था और यह परिसंघ है इस परिसंघ के लगभग बराबर। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अटीला का जो परिसंघ है ये अस्थायी होता है, यानी अटीला की मृत्यु के बाद में, जब अटीला की मृत्यु हो जाती है 453 ईस्वी में, तो ये परिसंघ है ये बिखर जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो चंगेज खां का परिसंघ होता है, इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी ये अटीला के परिसंघ से ज्यादा अधिक स्थायी थी, क्योंकि जब 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी ये परिसंघ है ये कायम रहता है। और इस परिसंघ की जो व्यवस्था है ये इतनी स्थायी होती है कि इसने चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों की जो उन्नत और शस्त्रों से लैस जो विशाल सेना होती थी उसका मुकाबला करने में ये काफी सक्षम था। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मंगोल लोगों के द्वारा जो परिसंघ बनाए जाते थे उनके पीछे जो मुख्यतः उद्देश्य होता था वो आक्रमण और रक्षा होती थी। लेकिन ये परिसंघ थे ये छोटे होते थे और अस्थायी होते थे, यानी अल्पकालीन होते थे। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि चंगेज खां द्वारा बनाया गया जो परिसंघ है ये विशाल और स्थायी होता है और हुण शासक अट्टिला के परिसंघ के बराबर होता है। और इसी परिसंघ के दम पर चंगेज खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम चर्चा करते हैं चीन और यायावर लोगों के बारे में। देखिए, यायावर लोगों के बारे में देखा कि इनका जो मुख्यतः कार्य होता था वो शिकार करना और दूसरा होता था पशुपालन करना। और यायावर लोगों का जो समुदाय है ये अस्थायी होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। इसके विपरीत हम चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि पर आधारित होती थी और स्थायी होती, और इसकी आर्थिक स्थिति, ये इसका आर्थिक ढांचा है वो काफी मजबूत होता था। जबकि हम बात करें यायावर लोगों की तो इनका आर्थिक ढांचा काफी कमजोर हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है ये यायावर लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उनमें काफी अंतर होता है। इसके अतिरिक्त जो इनका जो समाज होता है वो भी एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पर जो चीन का समाज है वो स्थायी होता है, जबकि यायावर लोगों का जो समाज है वो अस्थायी होता है। लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से ये लोग परिचित थे, क्योंकि इनके बीच में अक्सर व्यापार होता रहता था। मध्य एशिया के जो मंगोल थे और जो चीन के लोग थे इनके बीच में व्यापार होता था, और ये व्यापार होता था मुख्यतः वस्तु विनिमय के आधार पर, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, तो ये वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। यानी यायावर लोग थे वो इनको कुछ जरूरत की वस्तुएं देते थे और बदले में अपने जरूरत की वस्तुएं इनसे लेते थे। और इस व्यापार का मुख्य कारण था कि स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, और ये मुख्य रूप से पशुपालन और शिकार पर डिपेंड करते थे। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो व्यापार होता था चीन और यायावर लोगों के मध्य में, ये दोनों के लिए लाभकारी होता है। इसके अंतर्गत क्या होते थे कि यायावर जो लोग थे ये अपने साथ घोड़े, फर और स्टेपी क्षेत्र में किए गए शिकार चीन में ले जाते थे, और बदले में उनसे खेती से प्राप्त जो उत्पादन होते हैं अनाज वगैरह वो प्राप्त करते थे और लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से चीन के लोगों को जरूरत होती थी शिकार की, घोड़े की, फर की, तो ये लोग यायावर लोगों से प्राप्त कर लेते थे। और यायावर लोगों को बदले में खेती से जो उत्पादन होता था अनाज वगैरह और लोहे के जो उपकरण होते थे वो यायावर लोगों को ये लोग दे देते थे। तो ये व्यवस्था थी ये दोनों के लिए लाभदायक थी। तो हमने देखा कि जो इन दोनों के मध्य में जो व्यापार होता था ये दोनों के लिए लाभदायक होता था। लेकिन ये जो व्यापारिक क्रियाकलाप था इसमें काफी तनाव होता, और इस तनाव की जो वजह थी क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे चीन के लोग हों चाहे से यायावर लोग हों, ये ज्यादा लाभ प्राप्त करने के चक्कर में एक दूसरे पर सैनिक कार्रवाई कर बैठते थे। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि जब मंगोल कबीले एक साथ मिलकर व्यापार करते थे तो ये अपने पड़ोसी जो चीनी होते थे इनको व्यापार में बेहतर शर्त रखने पर मजबूर कर देते। इसके अतिरिक्त जो मंगोल लोग होते थे ये कई बार व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करते थे, और इनकी इस लूटपाट की वजह से चीनी लोग थे वो काफी परेशान होते थे। लेकिन चीन के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी ये काफी मजबूत थी, और इसी वजह से ये जो चीनी लोग थे ये अपने प्रभाव का प्रयोग करते थे इन स्टेपी क्षेत्र में, और बड़े आत्मविश्वास के साथ में करते थे, क्योंकि इनके पास में बेहतर शस्त्र हुआ करते थे, बेहतर सुविधाएं थी,
बेहतर संसाधन थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो स्थायी समाज है, स्थायी समाज से तात्पर्य हो गया चीन का कृषक समाज है, ये कमजोर पड़ जाता था। और इसके कमजोर पड़ने की वजह होती थी क्योंकि जो ये यायावर लोग होते थे, ये लूटपाट या लड़ाई झगड़े करने के बाद में दूर भाग जाते थे, तो इसलिए इनको बहुत कम हानि होती थी क्योंकि इनका तो कोई स्थायी घर नहीं था। लेकिन इसके विपरीत चीन के लोगों के स्थायी मकान थे, इनके अपने परिवार होते थे, तो ये इनको छोड़कर नहीं जा सकते थे। और यही वजह थी कि जो यायावर लोग हैं इनको कम हानि होती थी, जबकि चीन के लोगों को ज्यादा हानि होती थी। बाद में हम देखेंगे जब चंगेज खां के द्वारा मंगोल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, तो इन लोगों ने इसकी जो कृषि व्यवस्था थी को अव्यवस्थित कर दिया था, इन्होंने नगरों को लूटा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चीनी शासकों के संपूर्ण शासनकाल में, चाहे वो चंगेज खां से पहले हो चाहे से चंगेज खां के साम्राज्य के बाद में, इन चीनी शासकों को इन यायावर लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा हानि हुई। और इन यायावर हमलों के डर से इन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किलेबंदी करना शुरू कर दिया था चीनी शासकों के द्वारा। और इसी किलेबंदी का परिणाम है चीन की द ग्रेट वॉल। और इस ग्रेट वॉल का जो निर्माण है, चीन की जो महान दीवार है, इसका निर्माण है, ये निर्माण शुरू हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किन वंश के एक राजा थे, शी हुआंग, इनके द्वारा इस चीन की जो दीवार है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और चीन की इस महान दीवार का जो निर्माण कार्य है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला था। और 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में इस जो चीन की दीवार का निर्माण कार्य है, ये चीन का एक मिंग वंश है उसके द्वारा करवाया गया। लेकिन ये जो चीन की दीवार है इनके द्वारा बनाई गई थी चीनी शासकों के द्वारा, ये कभी भी पूर्ण रूप से प्रजा की रक्षा करने में सक्षम नहीं रही। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि चंगेज खां के द्वारा इस दीवार के एक हिस्से को तोड़ दिया जाता है और वो चीन में घुसकर किस प्रकार से वहां के शासकों को लूटता है, वहां की जनता को लूटता है, वो हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने यायावर लोगों के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंगेज खां के जीवन वृत्त के ऊपर, जिसमें हम उसके प्रारंभिक जीवन, उसकी विजय और साम्राज्य विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स हैं वो समय समय पर टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।